हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और एसएससी जीएसटी का जैसा कि आप जानते हो रिजल्ट आ चुका है। तो बेसिकली हम लोग की जो सीरीज चल रही थी जिसमें हम ऐसे को कैसे लिखना है, ठीक है, निबंध हमें कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जिसमें लास्ट क्लासेस जो हमारी हुई थी, जो कि वीडियोस आप प्लेलिस्ट में मिल सकती है, एसएससी जीएसटी की प्लेलिस्ट में आप जाकर इजिली देख सकते हो। जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि ऐसे में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं, या आप कह सकते हो कौन कौन से जो आप डायमेंशन कह सकते हो जहां पर क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे समझना है, ठीक है, कौन से टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। हम लोगों ने एक पार्ट में वो डिस्कस किया था, ठीक है, जो कि हमारा पार्ट 1 था। फिर सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसे को हमें किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है, हमें कैसे ऐसे को लिखना है, क्या मिस्टेक हमें नहीं करनी है। ये हमने बेसिकली दो पार्ट में ये कर रखा है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने कट ऑफ वगैरह भी डिस्कस की थी कि कट ऑफ क्या हो सकती है, और पेपर 2 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब पेपर 2 में एटलीस्ट आपको कितने मार्क्स करने चाहिए ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले सको। ये सारी बातें हम लोगों ने की हुई हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग की ये हाउ टू राइट ऐसे वाली सीरीज चल रही थी कि हमें ऐसे को किस तरह से लिखना है, उन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वीडियो में। अभी हम लोग आते हैं। देखिए, कट ऑफ तो आ चुकी है पेपर 1 की। अगर आप पेपर 1 की बात करें, ठीक है, पेपर फेज 1 की अगर आप बात करें तो 2274 की नहीं, 2274 कैंडिडेट्स को पास किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है पेपर 2 के लिए, जो कि शेड्यूल है 31 दिसंबर 2023 को, ठीक है। अभी अगर बात करें तो आज से, ठीक है, अगर हम आज से बात करते हैं तो हमारे पास पूरे 30 डेज हैं। और इससे रिलेटेड क्या हमें किस तरह से तैयारी करनी है, 25 डेज की केवल स्ट्रेटेजी भी मैंने डाल रखी है, आप उसको देख सकते हो। बहुत आपके लिए वो हेल्पफुल होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देखो, उससे आपको समझ में आएगा कि हमें ये 30 जो डेज अब हमारे पास बचे हैं उन्हें किस तरह से यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो पेपर का कट ऑफ आपने देखा है यहाँ पर, SC 121 यूआर की अगर हम बात करते हैं तो 135.75, यानी आप इसको 136 मार्क्स मान सकते हो, ये गया है। वेयरएज अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करते हैं तो लास्ट ईयर पेपर 1 की कट ऑफ 134 थी, अगर हम इसको 135 माने तो देखो कट ऑफ बढ़ी है। जबकि लोग क्या कह रहे थे कि पेपर टफ है, ठीक है, टफ पेपर आया है तो पेपर क्या जो कट ऑफ क्या होगी वो गिर जाएगी। और जब मैंने वीडियो बनाई थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो मैंने क्या बोला था, पेपर टफ आया हो या इजी आया हो, कट ऑफ या तो सेम रहेगी या फिर इंक्रीज होगी, डिक्रीज होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और वैसा ही यहाँ पर आप देख सकते हो, भले ही मात्र 1 मार्क्स इसको जो कट ऑफ है वो बढ़ी है, बट बढ़ी तो है, ठीक है। उसी तरह से अब अगर आप फाइनल सिलेक्शन की बात करो तो यूआर में जिनके 136 जिनके जो मतलब सेलेक्ट हुए, जिनके 136 मार्क्स बन रहे हैं, तो उन्हें पेपर 2 के लिए एटलीस्ट कितने मार्क्स करने चाहिए हमें, तो आप इसको भी अंदाजा लगा सकते हो। 2020 जो 2022 की कट ऑफ थी उससे देख सकते हो। तो यहाँ पर 135 और 258 के बीच का गैप कितना आता है, तो 123 नंबर का गैप बनता है, 123 मार्क्स का गैप बनता है। यानी अगर जो बिल्कुल मार्जिनल पे है, मतलब कह सकते हो जो बिल्कुल मार्जिन पे बैठे हैं, एकदम कट ऑफ के करीब है पेपर 1 में, जिनके 136 ही बन रहे हैं या 140 तक भी बन रहे हैं, ठीक है, तो उनको एटलीस्ट फाइनल सिलेक्शन के लिए, देखो फिर से समझा रहा हूं मैं, यहाँ पर अगर हम 258 मान ले तो इस बार 258 से बढ़ेगी, कम नहीं होगी भाई। कम से कम मेरा मानना है कि आप 260 की तैयारी करो। यानी अगर आपके 140 मार्क्स आए हुए हैं तो आपको एटलीस्ट पेपर 2 में 120 की श्योर शॉर्ट तैयारी करनी है, कम से कम 120 मार्क्स आपको लेके आने हैं, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर जो हमारी वीडियो हो रही है उसमें मैंने टारगेट रखा है कि हम लोग जो हमारा ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, ठीक है, सॉरी, ट्रांसलेशन वाला जो हमारा पार्ट है, अगर हम वहाँ से देखें और उसके साथ साथ ऐसे वाला पार्ट देखें तो यहाँ से हम कैसे स्कोर करने वाले हैं। ट्रांसलेशन में हम लोग एटलीस्ट 75 स्कोर करने का मतलब लोगों ने सोचा हुआ है। और जो हमारा ऐसे वाला पेपर है उसमें हम लोगों ने 65, और अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो ये 140 प्लस का दिखाता है, जो कि हमारा बेस टारगेट है, मतलब इतना हम करने वाले हैं। और उसके लिए जो स्ट्रक्चर्ड तैयारी होती है वो भी हम कर रहे हैं। लाइव क्लासेस में आपने देखा ही होगा कि सारी चीज़ें किस तरह से आपको समझाई जा रही है, और बहुत इंसाइटफुल, मतलब आप खुद ऐसे आप लिख पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे बिगिनर स्टेज में थे लेकिन अब वो लिखने लगे। तो वही जो बात है, ऐसे कैसे लिखना है, किस तरह से हमें निबंध को अप्रोच करनी है, उन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसमें से एक टॉपिक होता है, जैसे हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी 4 चीज़ों से मुख्यतः
अगर हम मेनली बात करें तो हमारा जो समाज है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है। आर्थिक गतिविधियाँ होती है समाज में, ठीक है? समाज खुद मतलब जो है सामाजिक गतिविधियों से घिरा हुआ है, कई तरीके के रिश्ते होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा राजनीति होती है, राजनीतिक एक ढाँचा होता है, ठीक है? सत्ता होती है, तो वो हो गया हमारा पॉलिटिकल डायमेंशन। उसी तरह हमारा पर्यावरण जो हमारे चारों ओर हमें रहने के अनुकूल एक वातावरण प्रदान करता है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो इन सब से मिलकर हमारी सोसाइटी क्या होती है? बनती है। अब अगर आपको ऐसे लिखना है, आपको निबंध लिखना है, तो निबंध लिखने की जो पहली शर्त होती है, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूँ कि पहला जो नियम होगा ना, वो ये कहता है कि आपको अपने समाज का ज्ञान कितना है, ठीक है? अगर आपको अपने समाज की नॉलेज ही नहीं है, आप अपने समाज की जो इश्यूज़ हैं, आप उसको नहीं जानते हो, तो आप एक अच्छा निबंध कभी लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि निबंध कैसा होना चाहिए? निबंध जीवंत होना चाहिए, मतलब उसमें जान होनी चाहिए, और जान तब आएगी जब आप समाज की जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं उनकी बात करोगे, आप जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है आप उनकी बात करोगे, आप कुछ मुद्दे हैं जिनको उभारने की कोशिश करोगे अपने निबंध में, तब जाकर जो चेक करने वाला होता है वो जानता है कि बच्चे को रियल टाइम का एक एक चीज का अच्छे से क्या है ज्ञान है, और वहीं पर उसे नंबर मिलते हैं। और तभी आप वो जो मिनिमम 65 प्लस मार्क्स हमने रखे हैं 100 में, जो अलग दो ऐसे आएंगे 50-50 नंबर के, तो वो तभी आएंगे जब आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हो। तो आज उसमें से एक जो डायमेंशन है जिसको हम सोशल डायमेंशन कहेंगे, उसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये सोशल कुछ इश्यूज हैं, ठीक है? कुछ मुद्दे हैं जिन्हें मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? सामाजिक मुद्दे हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप बोलोगे सर इसको रटने से क्या होगा? भाई रटने से ये देखो फायदा क्या होगा कि जब आप ऐसे लिख रहे होगे, तो ऐसे के लिए आपको टॉपिक की तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने पॉवर्टी पर याद कर रखा है, आपने वुमन डिस्क्रिमिनेशन पे याद कर रखा है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपके पास सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दों का ज्ञान पहले से होगा। तो आप जब ऐसे लिख रहे होगे तो आप उन सभी को अपने जो ऐसे होगा उसमें समाहित कर पाओगे। इस वजह से ये पूरी लिस्ट आपके सामने दी गई है। और दूसरी बात ये कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ती हैं। अगर मैं आपको पोवर्टी का ही एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ, सॉरी, यहाँ पर एक पेज ऐड करते हैं पहले। रुक जाइए, यहीं पर देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पोवर्टी, ठीक है? अगर हम पोवर्टी की बात करते हैं, गरीबी, ठीक है? तो गरीबी से क्या होगा? कोई इंसान गरीब है तो उससे देखो सबसे पहला कारण क्या हो, उसके सबसे पहला जो उसका प्रभाव पड़ेगा किस पे पड़ेगा? देखो जो गरीब है खाना अच्छे से खा नहीं पाएगा, तो हेल्थ जो है ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ उसकी क्या हो जाएगी? चैलेंज में आ जाएगी, खराब हो जाएगी। अब जब हेल्थ खराब होगी तो उसका जो विकास है जिसको आप डेवलपमेंट कहते हो, ठीक है, भौतिक विकास जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर पोवर्टी है तो हेल्थ इश्यूज बनेंगे खाना ना खाने की वजह से, कुपोषण जैसी समस्या आएंगी, और उसकी वजह से डेवलपमेंट रुकेगा। और जब डेवलपमेंट रुकेगा तो देखो आप समझो, वो एक ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन बन नहीं पाएगा, और जब एक मानव संसाधन नहीं बन पाएगा तो वो इतनी इनकम कर ही नहीं पाएगा कि वो पोवर्टी से क्या हो सके, बाहर निकल पाए। तो एक आप कह सकते हो दुष्चक्र जो है वो चलता रहेगा, ठीक है? जिसको हम वीसीएस साइकिल कहते हैं, पोवर्टी का दुष्चक्र कहते हैं। देखो वो आपको नजर आ गया। इसी को हम थोड़ा और, क्योंकि पोवर्टी केवल हेल्थ से ही नहीं जुड़ी है। आप सोचो कोई इंसान पोवर्टी है, गरीब है बहुत ज्यादा, ठीक है, गरीब है, एजुकेशन ही नहीं ले पाएगा, है ना? एजुकेशन नहीं ले पाएगा तो कभी भी जो स्किल्स चाहिए, ठीक है, वो स्किल्स उसको मिल नहीं पाएगी, ठीक है? स्किल नहीं मिल पाएगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा, इनकम अच्छी नहीं होगी तो पॉवर्टी बनी रहेगी। तो ये एक साइकिल बन गया। तो आप समझ रहे हो, सारी चीजें आपस में इंटरलिंक होती है, बस आपको खुद से वो जोड़ना आना चाहिए, और वो जोड़ना आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं हम वुमेन को उठाते हैं, ठीक है, मतलब वुमेन का इशू लेते हैं। पोवर्टी का वुमेन पे भी प्रभाव पड़ेगा। देखो पोवर्टी है, मान लो घर में सिर्फ 500 ml दूध है, ठीक है, 500 ml दूध है, और घर में 4 सदस्य हैं, ठीक है, 4 सदस्य में से एक माता है, एक पुत्री है, एक पुत्र है, और एक क्या है? पिता है, ठीक है। अभी आप बताओ, पिता शारीरिक श्रम करते हैं, 500 ml दूध है इस परिवार के पास, सिर्फ हमारे घर में 500 ml दूध है पीने के लिए। तो अब ये दूध किसको दिया जाना चाहिए? क्योंकि पिता शारीरिक श्रम ज्यादा करता है, तो आप बोलोगे कि भाई पिता को तो मिलना चाहिए, तो चलो इसको जो जरूरी प्रोटीन था वो मिल गया, ठीक है। फिर आप बोलोगे क्योंकि पुत्र भी स्कूल जाता है, ठीक है, पढ़ रहा है, डेवलपमेंट है, मेल है, आगे चलकर नौकरी करेगा, तो इस पुत्र को भी दूध मिलना चाहिए। तो 250 ml तो आपने पहले ही पिता को दे दिया। अब 250 ml आपके पास लेफ्ट है, तो आप उसमें से 200 ml अगर पुत्र को दे दोगे तो बचा कितना? सिर्फ 50 ml।
अब इस 50 ml का आप क्या कर सकते हो, या तो पुत्री को दोगे तो भी कोई भला नहीं, माता को दोगे तो भी कोई भला नहीं, तो आप क्या करोगे, उठा के पूरा का पूरा पुत्र को दे दोगे। तो यहाँ पर क्या नजर आएगा आपको कि जो बच्ची है, जो माता है, वहां पर आपको ये नजर आया कि उनके अंदर जो प्रोटीन जाना चाहिए था, जितनी मात्रा में उनको कैलोरीज मिलनी चाहिए थी, एक संतुलित आहार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। ठीक है, इसके चलते उनका डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा, वुमेन डेवलपमेंट खराब हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे? आपने देखा कि हाँ सर बिल्कुल आएंगे हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो जाहिर सी बात है, फिर वो भी, उसका जो डेवलपमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। डेवलपमेंट खराब, तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाई, तो अल्टीमेटली वो पोवर्टी में फंसी रहेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप उसका एक दूसरा पक्ष जोड़ना चाहोगे तो पोवर्टी थी, क्योंकि गरीबी है तो परिवार पुत्र पे पैसा खर्च करेगा, अच्छे स्कूल में उसे भेजेगा। वुमन का जो एजुकेशन स्टेटस है, ठीक है, जो उसका एजुकेशन लेवल है वो पिछड़ जाएगा। अब वुमन एजुकेटेड नहीं है तो जाहिर सी बात है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो इनकम लेवल उसका कम रहेगा। ठीक है, और फिर से वो अल्टीमेटली पोवर्टी के साइकिल में फंसी ही रहेगी। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि आप कैसे सभी बिंदुओं को आपस में क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। लेकिन जोड़ तभी पाओगे जब आपको पहले से वो मुद्दे जो हैं वो याद हों, वो मुद्दे आपकी जुबान पे रटे हों। ठीक है, तो अभी ये जो मुद्दे हैं, जैसे कि पहला क्या दे रखा है, पोवर्टी दे रखा है। हमारे समाज में गरीबी बहुत बड़ी मात्रा में है। ठीक है, ये तो आपको भी पता है कि भाई पोवर्टी तो सच में बहुत बड़ा एक हमारे लिए क्या बना हुआ है, जंजाल बना हुआ है। ठीक है, और SDG 1, अगर आप SDG को अच्छे से याद किए हो, जैसा कि मैंने आपसे 50 बार मतलब ये चीज़ बोल चुका हूँ कि अगर आप निबंध या फिर आंसर राइटिंग या कुछ भी कर रहे हो, तो SDG या फिर सरकार ने जो भी कुछ उद्देश्य बोले हैं कहीं पर, ठीक है, वो वक्तव्य लिख लो। तो SDG 1 आपका क्या बोलता है भाई, कि हमारे यहाँ पोवर्टी नहीं होनी चाहिए, गरीबी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि गरीबी नहीं होगी तो जेब में पैसे होंगे तो आप खाने वाने की व्यवस्था कर पाओगे। तो SDG 2 खाने की बात करता है ना, कि नो हंगर, जीरो हंगर होना चाहिए। ठीक है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये SDGs याद कर लो। तो पोवर्टी हमारे देश में अभी भी आपको पता है, जो MPI निकलता है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल जो पोवर्टी इंडेक्स है, नीति आयोग भी निकालता है एक अलग अलग जो राज्यों को उसमें कैटेगरी वाइज दिखाते हैं कि कहाँ पर कितने प्रतिशत गरीबी है। ठीक है, उसके अलावा UNDP का भी आता है, आपको पता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वो जो इंडेक्स है आपको वो शॉर्ट बाई शॉर्ट तैयार करने हैं। और अभी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको वो पूरा वैसे तो करवाऊंगा ही एक एक करके, लेकिन जब जो डिस्कशन होती है अगर वो दो तरफा होती है तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि आपके भी कुछ डाउट्स होते हैं। अब यहाँ पर या तो आप कमेंट में लिखते हो, और ज़्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं कि सर आंसर देंगे या नहीं देंगे, तो बेचारे नहीं लिखते हैं। मतलब मन में आता है बहुत सारी बात लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन लाइव जो हमारी क्लासेस होती है उसमें ये सब बातें नहीं होती, आप वहाँ पर आराम से अपनी डिस्कशन कर पाते हो। बहुत सारे बच्चे जो पहले ऐसे नहीं लिख पाते थे, लेकिन अब वो बहुत अच्छा निबंध लिखने लगे, वो मतलब भेजते हैं, उसको फिर मैं चेक करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो आप कर सकते हो। तो वो एडवांटेज है लाइव क्लास लेने का। ठीक है, बहरहाल जेंडर इनइक्वलिटी की अगर हम बात करें तो आप देखते हो कि जेंडर इनइक्वलिटी जो है हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी को, जैसे कि एक सेकेंड, अगर आप जेंडर इक्वलिटी को देखो तो आपको अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि पुत्र और जो पुत्री थी, उसमें पुत्र को तो दूध मिल गया, लेकिन जो एक संतुलित आहार मिलना चाहिए था पुत्री को वो नहीं मिल पाया। ठीक है, उसके बाद इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, ये अलग से पूरा एक टॉपिक है जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक टॉपिक ही लेंगे। ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कास्ट सिस्टम जो हमारे यहाँ आप जानते हो, जाति जो प्रथा है चली आ रही है, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब बहुत ही ज्यादा, अगर आप कह सकते हो तो जातिवाद जैसी चीजें आती हैं। फिर चाहे राजनीति हो या कहीं पर भी आप देखोगे तो हमारे यहाँ जातिवाद हो गया। विवाह जैसी संस्था है, वहां पर भी जाति का बहुत ही बड़ा आप दे सकते हो कि प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड लेबर, क्योंकि पोवर्टी इतनी ज्यादा है, गरीबी इतनी ज्यादा है, तो परिवार अपनी जो जरूरतें हैं, अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उनकी नीड्स हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहे, तो बच्चों को भी काम पे जाना पड़ता है। कई बार माता पिता जबरन भेजते हैं और कई बार बच्चा खुद इतना समझ जाता है कि इस जो हमारी स्थिति है उसमें मुझे, अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। तो चाइल्ड लेबर जैसी चीजें सरकार बहुत सारे प्रयास करती है। मतलब हमारा संविधान भी, हमारे संविधान का अगर आर्टिकल 24 आप देखोगे तो सब मना करता है। उसके अलावा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है 1986 का, फिर उसको 2016 में अमेंड किया गया। वो सब भी इन सब चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, अगर घर में खाने के लिए खाना ही नहीं होगा तो सरकार के नियम मानेगा कौन?
वो तो बच्चा तो जाएगा ही ना काम करने, क्योंकि भूखे मरने से अच्छा सरकार के दो जो डंडे हैं या जेल में जाकर खाना खा ले। तो चाइल्ड लेबर जैसी प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। एजुकेशन डिस्पैरिटीज आप खुद देखते हो कि गांव के जो बच्चे होते हैं उनका एजुकेशन लेवल देख लो, और जो शहरों में बड़े बड़े 5 स्टार होटल जैसे जो स्कूल्स होते हैं वहां पढ़ रहे होते हैं, फिर आप उनके एजुकेशन लेवल देख लो। वो कंप्लीटली इंग्लिश में बोल रहे होते हैं। ठीक है, उनका पहनावा देखो, वो कहीं पर भी जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल देखो, वो सारी चीजें जो है एजुकेशन के माध्यम से ही जो बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो वो गांव और शहरी स्तर पर आप देख सकते हो। हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है आप गांवों की फैसिलिटीज से ही कंपेयर कर सकते हो कि वहां पर जो प्राथमिक चिकित्सालय होने चाहिए, प्राइमरी जो हेल्थ केयर्स होते हैं वो आप उपलब्ध नहीं है। जबकि शहरों में बड़े बड़े आप मैक्स, मतलब यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना उचित है, लेकिन आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का नाम देख सकते हैं, मतलब जगह जाकर देख सकते हैं वो कितने आलीशान होते हैं। तो वो समस्याएं भी हैं जिनको कुछ जो गरीब हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और जो अमीर हैं वो आराम से एक्सेस कर पाते हैं। करप्शन हमारी सोसाइटी का एकदम अब मतलब कहते हुए अजीब लगता है, पर ये एक अभिन्न अंग जैसा बन चुका है। मतलब जहां पर सोसाइटी वहां पर करप्शन है ही है, तो अच्छी चीज नहीं है, बट इसको भी हटाना है। लेकिन एक मुद्दा तो है ही है। उसके अलावा कम्युनलिज्म आप जानते हो हमारे यहाँ संप्रदायवाद कितना ज्यादा है। संप्रदाय मतलब कि लोगों को भड़काने का काम किया जाता है, हिंदू मुस्लिम, ठीक है। मेन मुद्दे कुछ होने चाहिए, मुद्दे कुछ बना दिए जाते हैं। मुद्दा रोजगार का होना चाहिए, मुद्दा डेवलपमेंट का होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए एजुकेशन का, मुद्दा होना चाहिए वुमन पार्टिसिपेशन का। लेकिन वहां पर बात आ जाती है कि नहीं देखो इस बार हमने ये मंदिर बनवा रहे हैं, इस बार हमने वो कर दिया, ठीक है, हमारे यहाँ देखो इतने लोग सेफ हैं। अरे सेफ नहीं, उनको नौकरी दे दो। हर इंसान अगर नौकरी पे जाएगा, एक टाइम पे उसे नौकरी पे जा रहा है, नौकरी से आ रहा है, तो उसके पास इतना टाइम बचेगा ही नहीं कि वो इस तरह की बातों को सोचे। ठीक है, रिलीजियस इंटॉलरेंस आप देखते हो कि दंगे हो जाते हैं। मतलब अभी कुछ सालों पहले मुजफ्फरनगर में बड़े बड़े कांड हो गए, ठीक है। फिर कुछ बहादुर, मतलब आप कह सकते हो आईपीएस वगैरह सामने आए जिन्होंने उन चीजों को कैटर किया, बहुत हद तक कम भी कर दिया। तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि लोग फ्री बैठे हुए हैं, काम है नहीं, कुछ दिमाग में है नहीं, करें क्या, स्किल्स मिल नहीं पाई है कि कुछ अपने आप ही बैठकर कुछ नया कुछ सोचने की कोशिश करें। एजुकेशन लेवल उस तरह का था नहीं, तो बैठकर वही जो पेपर में आ रहा है, जो चाय और मसाले की दुकान पे जो बातें हो रही दिमाग में वही चलता है। फिर उनके चलते सोसाइटी में इंटॉलरेंस जैसी चीजें बढ़ती हैं, नफरत नफरत बढ़ती है। फिर अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस आप देख सकते हो। मुंबई हो गया, मुंबई का धारावी देख लो आप, कितना मतलब स्लम जैसा एरिया है। उसके अलावा मुंबई में पानी जो है फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है, अर्बन फ्लड जैसी। मतलब बारिश अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो पानी जम जाता है, ट्रैफिक कितना ज्यादा है, दिल्ली का कंजेशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन के जो चैलेंजेस है वो भी सोसाइटी का ही पार्ट है। एलजीबीटीक्यू जो राइट्स हैं, मतलब जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्विर, जो हमारा थर्ड जेंडर जिसे आप कह सकते हो, तृतीय लिंग के लोग कह सकते हो, उनके भी अधिकार हैं। लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी उनको अच्छी नजर से नहीं देख रही है। राइट्स तो बहुत दूर की बात है, आप उनको थर्ड जेंडर की तरह बहुत से लोग एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। तो उनके जो अधिकार हैं कि उनको भी, अब महिला आरक्षित सीटें होती हैं, पुरुष आरक्षित, मतलब जो जो आरक्षित महिला की नहीं हुई वहां पुरुष बैठ सकता है। व्हाट अबाउट एलजीबीटीक्यू, वो कहाँ पर बैठेगा? मतलब एक छोटी सी बात है पर सोचने वाली बात है। फिर उनको भी सीट्स दी जानी चाहिए, उनके भी अपने अधिकार हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। फिर नौकरी वगैरह की अगर आप बात कर लो, कि जो नौकरी होती है वहां पर महिला आरक्षण होता है। आप हॉरिजेंटल जो क्षैतिज आरक्षण होता है उसमें महिलाओं की सीट हर कैटेगरी में रिजर्व होती है। लेकिन एलजीबीटी क्यू का क्या है, उनका मतलब कहाँ पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए, अभी उसमें भी एक भ्रम जैसी स्थिति है, सरकार उसमें कुछ क्लियर नहीं कर रही है। एल्डरली जो केयर्स होते हैं, जो बुजुर्ग, जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं, आप जानते हो कि जो वृद्धा आश्रम है, जब नहीं उठा पा रहे, पोवर्टी इतनी ज्यादा है, अपने बच्चों को पाले, अपने पिता का बोझ उठाएं या माता का बोझ उठाएं, तो ऐसा करते हैं उनको उठा के जो है बुजुर्ग जो जो वृद्धाश्रम होता है वहां पर डाल दिया जाता है। तो एल्डरली अगर केयर नहीं, क्योंकि जब वो एक ह्यूमन रिसोर्स था, जब वो काम कर सकता था, तब सरकार उससे काम ले नहीं पाई। ठीक है, क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं थी, वो खुद भी कुछ नहीं कर पाया, सरकार भी उसे अपॉर्चुनिटी नहीं उपलब्ध करा पाई। तो वो जो ह्यूमन रिसोर्स था वो आगे चलकर क्या बन गया, एक बर्डन बन गया। अब बर्डन को कौन देखेगा? तो कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, सोशल जो सिक्योरिटीज होनी चाहिए सरकार ने वो प्रोवाइड की नहीं। ये नीचे वाला पॉइंट भी आप देख सकते हो, सोशल सिक्योरिटीज जो मिलनी चाहिए थी, कि आप कमा रहे हो, आपकी सैलरी से मैं 500 रुपए 1000 रुपए हर महीने कट कर रहा हूँ, सरकार कट कर रही है, और लास्ट में जब आप रिटायर हो गए 60 साल की एज पे, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपको एटलीस्ट 4-5 हजार रुपए जैसी एक मतलब बेसिक नीड जिसमें आप अपनी पूरी कर सको, एटलीस्ट खाना तो अपने घर में खा ही सको। ठीक है, उतना भी अगर प्रोवाइड करें तो भी उनको मतलब उतना बोझ वो ना बने।
क्योंकि आज के समय में यही देखा जाता है, इंसान यही सोचता है कि जो भविष्य है उसको दांव पे ना लगाया जाए, तो जो माता पिता है उन्हीं को निकाल दो, ये सारी चीजें। तो एल्डरली जो केयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, हॉस्पिटल के जो एक्सपेंस है वो इतने ज्यादा हो जाते हैं, जिसके चलते जो एक सामाजिक संस्था है जिसको हम परिवार कहते हैं, उसका क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, फिर नाभिक परिवार आए, हालांकि अब फिर से जो है संयुक्त परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। पर वो जो संयुक्त परिवार हुआ करता था जिसमें 3-4 अलग अलग जनरेशन के लोग हुआ करते थे, एक ही जनरेशन के अलग अलग जो रिश्ते नातेदार हुआ करते थे वो साथ में रहा करते थे, अब वो वाली बात नहीं रह गई है। उसके साथ ही डिक्रीजिंग इन मोरल वैल्यूज आप कह सकते हो, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनका पतन कितनी तेजी से हो रहा है। आप ये सारी चीजें तो जो हमारी सोशल मीडियाज हैं आप उसको देख सकते हो। उसके अलावा जो ये जो कृत्य है जिसमें माता पिता को ही घर से निकाल दिया जाता है, आप इनको देख सकते हो। चोरी जो है, इतने सारे जो रेप केसेस हैं ये सब बढ़ रहे हैं, दहेज के मामले बढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, यानी हम अपना मोरल जो हमारे जो वैल्यूज हैं उनको डिक्लाइन कर रहे हैं हम, तभी तो ये सब बढ़ रहा है। रीजनलिज्म, महाराष्ट्र, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र और गुजरात में आपस में कन्फ्लिक्ट चलेगा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के जो माइग्रेशन करते हैं लोग, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो सब क्या एग्जांपल है, क्षेत्र जो आप उसको कह सकते हो क्षेत्रीयतावाद। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये भी भारत में जो सोसाइटी उसकी एक समस्या है। उसके अलावा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो तो हर नज़र से, मतलब अगर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक लिमिट तक फायदा पहुंचाती है, लेकिन उसके मान लो ऐसे करके फायदा पहुंचाती है, पर उसी के साथ साथ एक लिमिट के बाद उस वो जो फायदे होते हैं वो घटना भी शुरू हो जाते हैं। तो पॉपुलेशन एक लिमिट तक अगर इंक्रीज करती है किसी भी देश के लिए तब तक तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको ऐसे ग्राफ पे दिखाने की कोशिश करो तो ये आप इसको रख लो, ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो गया ऊपर की तरफ जो बढ़ रहा है, और इस तरफ जो है एडवांटेज। तो अगर एक समय तक तो, सॉरी ये उल्टा हो गया, इधर की तरफ होगा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और इधर की तरफ होगा एडवांटेज। तो एक लिमिट तक तो एडवांटेज बहुत अच्छा मिलेगा जब तक पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन एक समय के बाद वो एडवांटेज क्या हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। मतलब एडवांटेज जो लाभ हमें मिलना चाहिए था वो पॉपुलेशन की वजह से गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आप कह सकते हो अर्थव्यवस्था है, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, देश हो, घर हो, उसकी एक स्थिति होती है, एक उसका स्तर होता है कि वो उस स्तर तक चीजों को बैलेंस कर सकता है, संतुलित कर सकता है। लेकिन उसके बाद वो अगर उससे ज्यादा बढ़ेगी, उससे ज्यादा उसकी मात्रा बढ़ती है, तो वो बैलेंस नहीं बन पाएगा, वो बैलेंस टूट जाएगा, वो जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो वो पॉपुलेशन, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, वो भी जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए एक चैलेंज है। तो ये सारे एक सोशल मुद्दे थे, जो सामाजिक मुद्दे थे जिन्हें आपको पढ़ना है। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें हम पहले वन बाय वन सारे मुद्दे जो हैं, अभी जैसे अगली वीडियो में हम पॉलिटिकल इश्यूज को कवर करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपसे खुद ही पूछ लेता हूँ, आप ये बताओ अगली जो वीडियो होनी चाहिए उसमें पॉलिटिकल इश्यूज को हम कवर करें, या फिर जो ये सोशल इश्यूज है इसमें गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स रहे हैं हम उसको डिस्कस करें। आप ये बताओ जो सोशल इश्यूज है उनको, उनसे निपटने के लिए सरकार ने क्या प्रयोग किए हैं और सरकार ने क्या कदम उठाए, हम उनको अगली वीडियो में डिस्कस करें, या फिर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज को, ये आप बता दो। आपके हिसाब से अगली वीडियो को मैं तैयार करूंगा। तो फिलहाल जो मुद्दा था हमारी वीडियो में वो पूरा हो गया है। उसके अलावा अगर आप अभी भी मतलब तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन आपको लगता है कि मेरे जो ऐसे उनको चेक किया जाना चाहिए, कहाँ पर कोई मतलब चीज़ें रिफाइन करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन से टॉपिक को हम ज़्यादा बार तैयार करें, कैसे लिखें, ये सारे डाउट्स अगर अभी भी आपके दिमाग में है तो आप हमारा जो एसएससी जीएसटी का कोर्स है इसको आप देख सकते हो। नीचे यहाँ पर नंबर दिया गया 9205524028, इस पर भी संपर्क कर सकते हो। यहाँ से आपको डिटेल में सारी बातें समझा दी जाएंगी। ठीक है, जो ऐसे वाला टॉपिक है उसको मैं आपको करवा रहा हूँ। लगभग इसमें आप ये मान के चलो, मतलब मिनिमम की अगर हम बात करें तो 65+ मार्क्स हैं वो हम इसमें लाएंगे, ये मेरा टारगेट है। और इतने अच्छे तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं अभी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अभी कोर्स को इनरोल करते हो तो यहाँ पर आज 28 से लेकर 30 यानी आज ही तक फ्लैट 42% का डिस्काउंट चल रहा है हर कोर्स पे। तो अगर अभी आप मतलब आपको लगता है 30 दिन की लास्ट 30 डेज में हमें अच्छे से कवर करना है, तो फिर आप जरूर से ये जो कोर्स है इसको मतलब आज ये बिल्कुल इसको जाने मत दो, इनरोल कर लो इसमें। और इसके अलावा इस वीडियो में एक पीडीएफ जो है अटैच करूंगा जिसमें एक ऐसे है जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो वो भी मैंने इसमें डाल रखा है, आप उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करना और एक बार खुद भी लिखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।